हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग नेट पेपर फर्स्ट के लिए आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिकेशन सिलेबस में आपके दिया भी है, तो इसी के कुछ क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने उसके बारे में बना रखी है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन सारी वीडियो से जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे क्या होता है, टेक्निकल टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, तो इसीलिए क्या है, आप PYQs के माध्यम से चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन किस टॉपिक से कैसे बन रहे हैं, और शब्दों में थोड़ा ही हेर फेर करके क्या होता है, नए क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस तरह से जब आप PYQs कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जो कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ के ऐसे नहीं क्लियर कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको PDF के फॉर्म में कंटेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने PDE पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ करा दी है विथ एक्सप्लेनेशन। आपको वहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे क्लियर हो जाएंगे, साथ ही रिसर्च एप्टीट्यूड के, टीचिंग एप्टीट्यूड के और इंडियन लॉजिक। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन, प्लस साथ में करंट अफेयर की भी जो है काफ़ी सारी वीडियो मैंने बना दी है, तो आपको वो इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लेलिस्ट में आप वीडियोस को देख लीजिएगा और आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं ये सारे PYQs जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो कि 2018, 19, 20 में इस तरह से आ चुके हैं, या 2022 में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पर मैंने ली है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लीनियर मॉडल ने पूछ रहा है कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। तो जहाँ तक हम बात करते हैं मॉडल्स की, अगर आप बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में 3 तरह के मॉडल आपके सिलेबस में पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि कौन कौन से हैं, लीनियर है, इंटरैक्टिव है और ट्रांजैक्शनल है। लीनियर की बात करें, जिसको सरल रेखी कहते हैं, रेखी मॉडल कहते हैं, तो ये सरल और यूनिडायरेक्शनल होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति ही वो सेंडर या रिसीवर हो सकता है। इसको क्या कहते हैं, प्रेषक केंद्रित संप्रेषण भी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे कि मार्केटिंग के सेक्टर में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, इन सब जगहों पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से संप्रेषण में कौन से रेखी मॉडल की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो गई, तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपका होता है 1 वे कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद है यूज फॉर मास कम्युनिकेशन। ठीक है, और सेंडर सेंट्रिक कम्युनिकेशन, ये तो इसके फीचर्स हो गए। बाकी आप लीनियर के अलावा हमने पढ़ा इंटरैक्टिव मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल क्या होता है। तो इंटरैक्टिव की बात करें तो ये एक मॉडल है जहाँ पर संचार 2 तरह से होता है। इंटरैक्टिव मॉडल मतलब बातचीत पर अधिक और संदेश पे कम ध्यान केंद्रित करता है। और तो इंटरैक्टिव का मतलब क्या हुआ कि आपसी जो है अंतःक्रिया यहाँ पर होगी। तो ये इसके लिए ये भौतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को ध्यान में रखता है। भौतिक कारक में जैसे पर्यावरणीय कारक होते हैं जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और मनोवैज्ञानिक की बात करें, साइकोलॉजिकल में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका मानसिक और भावात्मक, इनको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, ये दोनों आपके किस में आते हैं, मनोवैज्ञानिक में, मानसिक प्लस भावात्मक। तो ये चीज़ें आपका इंटरेक्शन में क्या होगा, जब 2 लोग होंगे उनके बीच आपसी अंतःक्रिया होगी, तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पे अफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर इंटरैक्टिव। अब ट्रांजैक्शनल मॉडल की बात करें तो इसकी खास विशेषता होती है कि इस मॉडल में सभी व्यक्ति एक साथ संदेश भेजने और प्राप्त करने में लगे होते हैं। जब संदेश को भेजा जाता है तो आपको पता है सेंडर की साइड में एनकोडिंग प्रोसेस शुरू होता है ना, फिर मतलब चैनल के थ्रू मैसेज जाता है, और रिसीविंग के टाइम पर जो भी पोर्ट रिसीवर का होता है वहाँ पर क्या होता है, डिकोडिंग होता है। ठीक है, तो इस मॉडल में संचार क्या होता है, गतिशील प्रक्रिया है जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच पारस्परिक संबंध होता है और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित कर रहा होता है। तो ये होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल, या इसी को लेन देन का मॉडल भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, संचार के रैखिक मॉडल में तत्वों का क्रम क्या है, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कह रहा है। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है आपका, मैंने बताया आपको इनकोडर होता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, आपका एनकोडर होता है और इनकोडेड होता है। उसके बाद क्या आता है, फिर है आपका मैसेज होता है। ठीक है, फिर है आपका मीडियम होता है ना, मीडियम बीच में होता है। उसके बाद नॉइज़, और
फिर होता है डिकोडर। तो एनकोडर और डिकोडर क्या होते हैं, एक पोर्ट पे, एक केंद्र पे क्या होगा, एनकोडर होगा, एनकोडेड का होगा, और दूसरा होगा डिकोडर होगा। अब इनको समझ लीजिए। तो ये सब आपने देख लिया कि कौन सा सीक्वेंस यहाँ पर काम करेगा। तो ये होगा आपका ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले याद रखिएगा कि एनकोडर होगा, और लास्ट में मतलब जो वहाँ पर रिसीविंग की तरफ होगा वो क्या होगा, डिकोडर, और बीच में ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब इसकी बात करें, हम प्रेषक की बात करें, तो पहले चरण में एनकोडिंग प्रोसेस होता है। जहाँ पे भी सेंडर होता है, जो मैसेज भेज रहा है, वहाँ पर क्या होगा, एनकोडर होगा, तो इसलिए एनकोडिंग का पहले हो गया। उसके बाद मैसेज आता है। मैसेज मतलब मैसेज किस तरह से होगा, चैनल के थ्रू भेजा जाएगा। तो जो भी सेंडर होता है वो उसको तय करना होता है कि वो क्या सेंड करना चाहता है, उसका मैसेज क्या है, वो क्या संदेश देना चाहता है। और इनकोडिंग में जो सुधार होता है इस प्रकार हो कि रिसीवर आसानी से प्राप्त कर सके। मतलब जो भी सेंडर अपनी तरफ से भेजना चाह रहा है वो उसको मतलब बिना त्रुटियों के, विदाउट एरर, उसको रिसीविंग के साइड पर उसको रिसीवर को एज इट इज़ मिल जाए। अब मीडियम जो होता है, चैनल, वो क्या होता है, प्रेषक किसी भी प्रकार के माध्यम या चैनल का उपयोग करता है मैसेज को भेजने के लिए। नॉइज़ क्या होती है, चैनल चुने जाने के बाद जो संदेश में प्रक्रिया होती है, वहाँ पर जो डिकोडिंग स्टेज में जब प्रवेश करता है तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ उसमें डिस्टर्बेंस होता है। जैसा कि मैसेज यहाँ पर सेंडिंग की तरफ से भेजा गया, सेंडर की तरफ से, और ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा मैसेज उसको उसी तरह से मिले। अगर नहीं मिलता है, कुछ डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मिलता है, तो मतलब ये है कि कुछ वहाँ पर बाधा है, ठीक है। तो संचार में जो है अगर कुछ बाधा होती है तो वो उसको फिर रिसीवर को पूरा मैसेज उस तरह से नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है कि सेंडर क्या भेजना चाह रहा है लेकिन रिसीवर उसको प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ये आपका किसके कारण होता है, नॉइज़ के थ्रू होता है, शोर के कारण। डिकोडिंग में क्या होता है, ये रिसीवर द्वारा संचालित किया जाता है, और रिसीवर वो पर्सन होता है जिसे संदेश निर्देशित किया जाता है, ठीक है। तो सेंडर को जो है रिस्पॉन्स मतलब मिलता है, मतलब जो सेंडर ने भेजा और रिसीवर ने उसका फीडबैक अच्छे से दिया, तो इसका मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई भी नॉइज़ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपके तत्वों का क्रम, आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसके पहले भी मैंने आपको जो वीडियो दी थी उसमें आपको ऐसे लाइन डायग्राम से बताया था। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन स्किल। अब इसमें क्या होता है, ह्यूमन कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पहला है, इसका पहला होता है आपका सेल्फ प्रेजेंटेशन, ठीक है। सेल्फ प्रेजेंटेशन होती है, उसके बाद आती है रिलेशनशिप, फिर है पब्लिक स्पीकिंग होता है, और फिर है आपका ग्रुप इंटरेक्शन होता है, फिर है आपका यहाँ पर डी है फीड फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये होता है आपका ये वाला फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक होगा। यहाँ पर देखिए सारे टर्म्स की मीनिंग समझ लेते हैं। सेल्फ प्रेजेंटेशन की बात करें तो स्वयं को प्रस्तुत करना, ठीक है। तो ह्यूमन जो है कम्युनिकेशन स्किल में क्या होगा, स्वयं को प्रस्तुत करना, सेल्फ प्रेजेंटेशन। रिलेशनशिप, रिकॉर्ड के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करने के बाद व्यक्ति संबंध स्थापित करता है। मतलब जब आपने उसने अपने आप को प्रेजेंट किया, उसके बाद अब वो यहाँ पर रिलेशनशिप बनाएगा। ग्रुप इंटरेक्शन क्या होता है, समूह के जो भी मेन सदस्य हैं और समूह के जो और व्यक्ति हैं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, रिलेशनशिप होगा, ठीक है। और उसके बाद आप कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। ये क्या होती है, ये भी एक सॉफ्ट स्किल होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन की ही स्किल होती है पब्लिक स्पीकिंग। उसके बाद आता है आपका फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड क्या होता है, फीड फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो इज़ द रिवर्स एक्सरसाइज ऑफ फीडबैक। फीडबैक और फीड फॉरवर्ड दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो फीड फॉरवर्ड का मतलब है रिवर्स एक्सरसाइज ऑफ फीडबैक, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा अंतर जान लेते हैं कि फीडबैक और फीड फॉरवर्ड दोनों क्या चीज़ें होती हैं। फीडबैक की बात करें तो इसमें जो आउटपुट उत्पन्न होता है वो फीडबैक सिग्नल पर निर्भर करता है, ठीक है। जो भी आउटपुट आएगा फीडबैक के थ्रू आएगा। आपने पढ़ा भी था कि जो रिसीवर होता है वो फीडबैक ही अपना देता है ना, जो भी उसको रिस्पॉन्स दे रहा है वो फीडबैक ही दे रहा है कि उसको मैसेज किस फॉर्म में मिल रहा है। और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम में इसमें सिग्नल को कुछ बाहरी लोड पर पास किया जाता है। फीडबैक में बात करें तो सभी गड़बड़ी का पता लगाया जाता है,
फीडबैक मिलना ज़रूरी होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। मतलब ऐसे समझिए कि जो भी रिसीवर आंसर दे रहा है, मतलब जो भी चीज़ कम्युनिकेट हो रही है और रिसीवर जो भी आंसर दे रहा है उससे पता लग रहा है कि उसको नॉइज़ में दिक्कत आ रही है, कि वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है ना। तो हमने पढ़ा था ना बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से उसको चीज़ें कैसे मिल पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पता लगता है। और फीड फॉरवर्ड की बात करें तो इसमें सभी गड़बड़ी का पता नहीं लग पाता है। फीडबैक में लूप एक बंद लूप होता है और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल में क्या होता है, लूप एक खुला लूप है। फीडबैक सिस्टम के आउटपुट पर केंद्रित होता है, फीड फॉरवर्ड सिस्टम के इनपुट पर केंद्रित होता है। ठीक है, तो फीड फॉरवर्ड की बात करें तो इसमें फ्यूचर ओरिएंटेड विकल्प या समाधान प्रदान करना शामिल होता है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं फीड फॉरवर्ड के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कथन स्टेटमेंट के फॉर्म में है। यहाँ पर 2 कथन आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर ये पहला कथन कह रहा है इन सिंबॉलिक कम्युनिकेशन पावर ऑपरेटर्स थ्रू इमेजेस, मतलब प्रतीकात्मक संप्रेषण में शक्ति छवियों के माध्यम से संचालित होती है। और दूसरा कह रहा है कि ये सही चीज़ है, शक्ति जो होती है छवि के माध्यम से, है ना, इमेज के फॉर्म में ही होती है, तो ये कथन सही है। और दूसरा कह रहा है कि शक्ति प्रयोग का इस प्रकार का लाभ संप्रेषण के अन्य प्रकारों में विद्यमान नहीं होता है, तो ये गलत है इसका। तो मतलब पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ये ऑप्शन सही है। तो प्रतीकात्मक संप्रेषण का अगर हम बात करें तो इस संप्रेषण का उपयोग क्या होगा, फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स, मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो अगर हम प्रतीकात्मक सिंबॉलिक कम्युनिकेशन की बात करें तो इसका उपयोग अक्सर उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो अकेले भाषण का उपयोग करके संवाद करने में असमर्थ होते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन होगा। और प्रतीक क्या होते हैं, एक शब्द या विचार का जो है इमेज रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। प्रतीक मतलब किसी साइंस के द्वारा, मतलब जो भी साइन होते हैं, प्रतीक चिन्ह जिनको बोलते हैं, उनके द्वारा ही हम क्या करते हैं, एक इमेज फॉर्म करते हैं। और इस प्रकार के पावर शेयरिंग फायदे सभी प्रकार के संचार में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये ट्रू जो सेकंड वाला है ये ट्रू नहीं है, है ना, क्योंकि इमेजेस का या साइंस का या जो भी चिन्ह का है, प्रतीकों का माध्यम को आप लोग जो है यूज़ करते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला देखिए, 5वां क्वेश्चन है ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, मानव संप्रेषण में क्या शामिल होते हैं। मानव संप्रेषण क्या होता है, ह्यूमन कम्युनिकेशन, इसमें 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच मौखिक और नॉन वर्बल संदेश भेजना और प्राप्त करना शामिल होता है। नॉन वर्बल हो सकता है, ओरल हो सकता है। और मानव संचार के अंतर्गत सभी प्रकार के संप्रेषण, जैसे कि कोई भी स्किल हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, हाव भाव हो सकते हैं, जेस्चर्स, कोई भी रिएक्शंस, एक्शंस होते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस होते हैं, ये सारे चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर देखिए कि एक तो मैसेज ट्रांसमिशन होगा, मैसेज रिसेप्शन होगा और वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होंगी, इसका ये राइट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, अवबोध की बात कर रहा है, किस तरह से डिस्क्राइब होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसकी बात हम करें मानव संप्रेषण में, अभी जो आपने पिछला क्वेश्चन देखा, देखिए हाँ कुछ चीज़ें मैं और बताती हूँ। देखिए इसमें क्या था, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका नेट में और पूछा गया था कि मानव संचार में शामिल क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये टर्म्स तो अलग दिए गए थे, उसमें दिया गया था आपका जो टर्म्स दिए गए थे, प्रतिरूपित सामाजिक अंतःक्रिया, है ना, पहला एक टर्म्स ये था। उसके बाद था मस्तिष्क की तंत्रिका संबंधी गतिविधियां और मनोवैज्ञानिक गतिविधियां। इस तरह से 4-5 टर्म्स दिए हुए थे। तो मानव संचार में ये सभी शामिल होते हैं, जैसे कि प्रतिरूपित सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया मतलब सामाजिक वातावरण के दौरान व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे पर किए जाने वाले जो भी प्रभाव होते हैं और जिस तरह से वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ना, तो ये हो गया आपका सामाजिक अंतःक्रिया। मस्तिष्क की तंत्रिका संबंधी गतिविधियां भी होती हैं यहाँ पर, जो कि जैसे आपके कुछ केमिकल और कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ मस्तिष्क की जो न्यूरॉन संबंधी गतिविधियाँ होती हैं। और मनोवैज्ञानिक गतिविधियाँ क्या होती है, प्रभावी संचार, लोगों के बीच ऐसा संबंध होता है जो कि चिंतन और भावनाओं और विचारों के आदान प्रदान की अनुमति देता है। तो यहाँ मनोवैज्ञानिक गतिविधि भी होती हैं। ठीक है, तो अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है कि मानव संचार में और क्या चीज़ें होती हैं, या कभी इस तरह के टर्म्स देके पूछ लिया या इस तरह से, तो प्रतिरूपित सामाजिक अंतःक्रिया होती है, मस्तिष्क की गतिविधियाँ होती हैं, न्यूरॉन संबंधी एक्टिविटीज़ होती हैं, और
मनोवैज्ञानिक गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो कि आपके मानव संचार में, ह्यूमन कम्युनिकेशन में चीज़ें आती हैं, ये आपका इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन, ये किस तरह से डिस्क्राइब होता है। तो एप्रीहेंशन मीनिंग क्या होती है, आशंका, शंका, है ना। एप्रीहेंशन का मीनिंग है जैसे आशंका। तो अगर हम इस तरह से बात करें कि संप्रेषण अवबोध किस रूप में वर्णित होता है, तो एक साइंटिस्ट थे मैकक्रॉस्की, इन्होंने बताया था कि संचार आशंका, कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन, जिसको कभी कभी CAA भी लिखा जाता है, कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन वास्तविक या प्रत्याशित संचार अधिनियम द्वारा ट्रिगर की गई चिंता का स्तर होता है। मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि ये चिंता का स्तर है। और किसने बताया था, मैकक्रॉस्की ने। तो ये चिंता संचार के 5 रूपों में से किसी के कारण भी हो सकती है। ये जैसे आपने पढ़ा था कम्युनिकेशन के टाइप्स, मैंने बताए थे आपको पिछली वीडियो में, आप देख लीजिएगा। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप और पब्लिक और मास कम्युनिकेशन। तो ये जो चिंता का स्तर, एंजाइटी का लेवल जिसको बोलते हैं, ये आपके 5 रूपों में से किसी के कारण हो सकता है। और यदि आपको सोशल एंजाइटी है तो आपके संचार कौशल कमज़ोर हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन की बात करें तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ये आपका सोशल एंजाइटी होगा, सामाजिक दुश्चिंता। ठीक है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो वो बोलने से घबराएगा, कम्युनिकेशन स्किल उसकी कमज़ोर होगी। ठीक है, वो उतना बात नहीं कर सकता है, पब्लिक को फेस नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं सोशल एंजाइटी के अंतर्गत। ठीक है, तो यही होता है एप्रीहेंशन। देखिए अब यहाँ पर क्या था, टर्म्स बदल गए, है ना। अभी तक हम बैरियर्स पढ़ रहे थे और कम्युनिकेशन मतलब अवरोधों के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन, संप्रेषण अवबोध बोला गया है। तो ये चीज़ें हो गई आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन कम्युनिकेशन चैनल रिचनेस इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ, जो चैनल की प्रचुरता है वो किस में सर्वाधिक होती है, टेलीविज़न में है, न्यूज़पेपर में है, फेस टू फेस है, या फॉर्मल रिपोर्ट्स में है। तो अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। देखिए फेस टू फेस में ज़्यादा होगा। ठीक है, फेस टू फेस में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आमने सामने का जो संचार होता है या वार्तालाप होता है, ये दूसरे पक्ष या दल को देखने का अवसर प्रदान करता है। मतलब आमने सामने है तो एक दूसरे के जेस्चर्स को, हाव भाव को, फीलिंग्स को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो ये सूचनाओं के बेहतर आदान प्रदान की अनुमति देता है, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं वक्ता और श्रोता दोनों ही वो बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हैं, फीलिंग्स फील कर सकते हैं, मतलब चेहरे के एक्सप्रेशंस को देख सकते हैं ना, फेशियल एक्सप्रेशंस भी उनके सामने आता है। और इस तरह से क्या होगा कि वो इन सारे जेस्चर्स को देखने के बाद अपनी व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जिनको हम वर्बली बोलते हैं, कुछ हमारे क्या है हाव भाव, हमारी बॉडी लैंग्वेज उन चीज़ों को आगे ले जाने में सहायक होती हैं। तो चैनल प्रचुरता किसमें सर्वाधिक हुई, फेस टू फेस कन्वर्सेशन में। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, लाइक ज़रूर किया करिए उससे, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिमेंटिक बैरियर, कौन सी शब्दार्थ बाधा है। तो सिमेंटिक बैरियर या लिंग्विस्टिक बैरियर से मतलब एक ही चीज़ होती है। यहाँ पर देखिए सिमेंटिक बैरियर्स को अगर हम बात करें, मैंने पढ़ाया था आपको कि भाषा अवरोधों के रूप में भी जाना जाता है। और ये किस कारण से होती है, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बताती हूँ आपको। खराब शब्दावली, है ना, शब्दों का सही से चयन न करना, व्याकरण और विराम चिन्हों के बारे में कम जानकारी, सामान्य भाषा का अभाव, तकनीकी जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनका अभाव होना। तो ये सारी चीज़ में किस में आती है, सिमेंटिक बैरियर्स में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शब्दार्थ बाधा है, तो वो किस में आएगी आपकी, ये आएगी लिखावट में व्यक्ति रिक्तता। ठीक है, रिडंडेंसी इन राइटिंग। ठीक है, तो ये आपका होगा सिमेंटिक, क्योंकि भाषा से संबंधित होता है, लैंग्वेज से। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया आपका सिमेंटिक बैरियर्स, किसके थ्रू होगा, लिखावट में। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन है, आमने सामने संप्रेषण में प्रापक, मतलब ये कह रहा है कि रिसीवर द्वारा प्रदान किए गए नॉन वर्बल सिग्नल्स को किस रूप में जाना जा सकता है। तो ये नॉन वर्बल सिग्नल किस रूप में जाना जा सकता है, यह आपका होता है फीडबैक के रूप में, है ना। नॉन वर्बल जैसे कि क्यूज कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन द नॉन वर्बल क्यूज प्रोवाइडेड बाय द रिसीवर कैन बी कंसीडर्ड, फीडबैक के दौरान, है ना,
डिकोडिंग तो होगा नहीं, फिजिकल नॉइज़ भी नहीं है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। देखिए वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, लेकिन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्म बदल गया है, अलग तरीके से पूछा गया है। तो नॉन वर्बल क्यूज़ की बात करें तो हम, जैसे कि आपको पता है ना, आंखों के द्वारा हम चीज़ें कुछ इशारों के द्वारा कहते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज, कुछ पोस्चर आपका होता है, हाथ के इशारे होते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती हैं। तो ये हो गया आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है, नॉन वर्बल क्यूज़। तो फीडबैक होता है, इसके थ्रू हम फीडबैक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये भी स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है। पहला स्टेटमेंट कहता है संप्रेषण की नई प्रणाली ने एक अंतःक्रियात्मक समाज के अभ्युदय को सुगम बनाया है। नई प्रणाली कैसे, आपको पता ही है कि नई प्रणाली मतलब डिजिटल है, इंटरैक्टिव है ना, काफ़ी फास्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है संप्रेषण की नई प्रणाली डिजिटल है और उसने नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषण के बहुविध तरीकों को एकीकृत किया है। तो दोनों ही सही हैं, दोनों करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो दोनों ही सही हैं, है ना। ये आपने देखा ही है कि संप्रेषण की नई प्रणाली डिजिटल है, इंटरैक्टिव है, हाइपर टेक्स्ट है और वर्बल है और स्टिमुलेटेड है, मतलब तुरंत। तो इसने हमारे क्या है, सोचने के ढंग को, कम्युनिकेशन करने के तरीके, इन सभी को प्रभावित किया है। ये सारी जो है आपको देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ ट्रांसमिटेड मैसेज इन कम्युनिकेशन इज ए, संप्रेषण में प्रेषित संदेश का अर्थ क्या होता है। क्या सेंडर एक्टिविटी है या रिसीवर एक्टिविटी है, चैनल एक्टिविटी है या कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है। तो कम्युनिकेशन में जो ट्रांसमिटेड मैसेज है उसका अर्थ क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके देखिए पूछे हुए हैं, है ना। तो आपके थोड़ी सी भी मिस्टेक यहाँ पे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। कोलैबोरेटिव कैसी होगी कि किसी भी प्रणाली में अगर हम बात करें तो सहयोग और जो संचार प्रगतिशील और सक्रिय जीवन की सफलता की रीढ़ है। यहाँ पर क्या होता है, सहयोग भी होना चाहिए और संचार भी होना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन होनी चाहिए, इंटरैक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरैक्शन बना रहना चाहिए। ये दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो एक प्रकार का संचार है जो कि टीम में काम करने और निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने को आसान बनाता है। कोलैबोरेशन जरूर होना चाहिए, है ना, तभी जो है यहाँ पर कम्युनिकेशन का जो पाथ है वो क्लियर होगा और कम्युनिकेशन सेंडर से शुरू होकर सेंडर जो भेजना चाह रहा है वो रिसीवर तक पहुँचेगा। तो इस तरह से राइट ऑप्शन हो गया आपका कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही और उम्मीद करती हूँ कि आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।